तुम्हारा लेक्चर रहेगा ना इधर, जो नहीं रहेगा वो इधर रहेगा। हमको क्या, हम टेस्ट रख देगा 3 घंटे का, हमको क्या फर्क पड़ता है। नहीं है, गलत है ना। मैं तो पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ क्रिकेट टूर्नामेंट रखने को, अब भी जाके रखा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनो। Consider the following summarized balance sheet: equities and liabilities, shareholders fund, share capital, reserves and surplus. Secured loan में देखो A लिमिटेड B लिमिटेड दोनों दे के रखा हुआ है। 13% डिबेंचर्स, फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स 3,80,000 and 80,000, अदर लायबिलिटीज 2,40,000, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब इन्वेस्टमेंट में देखो यहां पर ध्यान से क्या देके रखा है, 40,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड एंड 1,000 डिबेंचर्स इन बी लिमिटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें, ठीक है दोनों बी करो, 40,000 शेयर्स इन एस मतलब सब्सिडियरी, हाँ बी लिमिटेड करो। मेरे को पुराने वाला ही देते, मालूम है ना तुमको, टेस्ट करते हैं मेरे को, टेस्ट करते हैं वो लोग। क्या मैं क्या करूँ, बोल बोल तू बोल। छोड़ दो साजिद को, छोड़ दो, कुछ मत करो। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ऑन 5th Jan 2022 certain inventory B limited costing 20,000 were completely destroyed by fire. The insurance company paid 75% of the claim. On 20th Jan 22, A limited sold goods of to B limited costing 1,50,000 at an invoice price at an invoice price of cost plus 20%. 50% of the goods were resold by B limited to A limited within 31st March 22. These were then sold by A limited to third party before 31st March 22. As on 31st March 22, B limited owes 60,000 to A limited in respect of those goods. Pre-acquisition profit of B limited were 75,000. Prepare consolidated balance sheet as on 31st March 22 after making necessary adjustment in the balance sheet of B limited. ये वाला ध्यान से पढ़ो। अब सुनो ध्यान से। A limited sold goods to B limited costing how much? 1,50,000 at an invoice price of cost plus 20%. तो पहले A लिमिटेड ने B लिमिटेड को गुड सेल किया, कॉस्ट
प्लस कितना परसेंट, तो ए लिमिटेड ने जब बी लिमिटेड को सेल किया तो कितने में किया रहेगा, कितने में किया, नॉर्मल ट्रांजैक्शन। ए लिमिटेड इज होल्डिंग, बी लिमिटेड इज, बराबर, ठीक है। ये पहला वाला ट्रांजैक्शन नॉर्मल ट्रांजैक्शन था, बट 50% of those goods were resold by B Limited to A Limited within, तो अब इसका 50% जो भी है वो क्या किया है, सेल किया है। किसने रीसेल किया, बी लिमिटेड ने किसको सेल किया, 50% ऑफ दिस गुड्स। कितने में किया है, दिया है क्या, सिर्फ ये बोला 50% ऑफ दोज गुड्स वर सोल्ड। अब दिस वर देन सोल्ड बाय ए लिमिटेड टू थर्ड पार्टी बिफोर 31 मार्च 22। तो ये जो गुड्स ए लिमिटेड के पास आया ना, ए लिमिटेड ने ये सारा का सारा किसको दे दिया, कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो क्या होता है, जब ऐसा ट्रांजैक्शन आता है तो हम क्या बोलते हैं, बी के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है, बी के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है मतलब स्टॉक रिजर्व आने का चांसेस है, सो देन इट विल कम स्टॉक रिजर्व, बराबर है। बट उसमें से क्या बोला, 50% गुड्स बी ने किसको बेच दिया। तो अब दूसरा चीज ये आता है कि अगर ए नहीं बेचता तो ए के क्लोजिंग स्टॉक में रहता, ए के क्लोजिंग स्टॉक में रहता तो ए का स्टॉक रिजर्व में आता, बट ए ने सारा गुड्स किसको बेच दिया, मतलब ए के पास अभी गुड्स पड़ा है क्या, तो कुछ भी स्टॉक रिजर्व आने का चांसेस है, हाँ है ना। बट बी ने ए को इसका 50% ही बेचा था, बाकी का 50% तो अभी भी किसके पास है। As on 31st March 22, B Limited owes 60,000 to A Limited. Who owes? B Limited owes. To whom? In respect of these goods, pre-acquisition profit of B Limited were 75,000. अब इस पे से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, B Limited owes how much, 60,000. B Limited owes मतलब B Limited have to pay और B Limited have to receive. कितना पे करने का बाकी है, पहले 180 पे करने का बाकी था, अभी 60 पे करने का बाकी है। इसका मतलब जब बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को गुड्स बेचा, कौन सा वाला, इसका हाफ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज किया रहेगा। इसका हाफ मतलब कितना होता है, 90,000 इज कॉस्ट फॉर बी, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को दिया, कितने में दिया, तो उन्होंने क्या बोला, 1,80,000 पे करना बाकी था, अभी सिर्फ 60,000 बाकी है, तो 180 से 60 कैसे हुआ, 120 का जो हमने क्या किया, गुड्स सप्लाई किया ना, उसका कितना 120, डायरेक्टली नहीं बोला कितना प्रॉफिट पे बेचा है, बट इनडायरेक्टली क्या बोला, 1,80,000 लेने का बाकी था। बट अब देखो क्या बोला, बी लिमिटेड ओज ₹60,000, और देखो क्वेश्चन कितना क्लियर है, टू ए लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स। ये गुड्स का ही अभी 60,000 रुपया पे करना बाकी है। एंड वाई दे हैव क्लियरली मेंशन दैट, क्योंकि तुम्हारा बाइंग और सेलिंग तो नॉर्मल वे में चलते रहेगा। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता कि तुम्हारा जो भी है 60,000 रुपया बाकी है, तो क्वेश्चन क्या था, सर 60,000 रुपया बाकी है तो थोड़ी ना सिर्फ और सिर्फ ये गुड्स का रहेगा, 60,000 मतलब हमारा कुछ ओपनिंग भी तो हो सकता है, कुछ हमने बीच में भी तो पे किया रह सकता है। सो दे हैव क्लियरली मेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, इट मींस ये गुड्स का मुझे कितना पे करना चाहिए था, 180, बट बाकी कितना है 60, तो 120 कम हुआ, तो वो कैसे हुआ,
जो मैंने गुड्स इधर ट्रांसफर किया, तो अगर मैंने गुड्स सेल किया, बी लिमिटेड ने किसको दिया, ए लिमिटेड को, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लगा के देगा। तो कितना में बेचा उसने, 1,20,000 में। टेक्निकली इसको हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट ही बोलते हैं। टेक्निकली ये सब टाइप का ट्रांजैक्शन जो होता है ना, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे पास से गुड्स लिया, मैंने तुमको ही गुड्स बेचा, सो टेक्निकली इट इज वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। इट इज वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट, कि पैसे का ही अरेंजमेंट कर रहा था, बट मुझे विश्वास नहीं था तुम्हारे ऊपर कि तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तो यहां पर देखो क्या हुआ ना, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या दिया, गुड्स दिया, सामने क्या लिया, पैसा ले लिया, 1,80,000। अब कभी क्या होता है कि सपोज बी लिमिटेड को वापस देने का, तो बी लिमिटेड को क्या चाहिए, पैसा वापस चाहिए। पैसा वापस चाहिए तो ए लिमिटेड का गुड्स लेके बैठा है ना, वो गुड्स दे देगा और सामने बिल दे देगा। अब देखो बीच में कुछ 30,000 का ये सब रहता है ना, जो भी डिफरेंस आता है ना, दैट इज टेक्निकली इंटरेस्ट अमाउंट। ये तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करोगे ना एक या दो, तो उसमें आएगा ये, कि जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल लीज के लिए या फाइनेंशियल टर्म के लिए हम लोगों ने ये चीज़ बना के रखा हुआ है, कि हमको पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, इट डिपेंड्स। तो मैं तुम्हारे पे विश्वास नहीं करेगा, तो तुम्हारे पास जो गुड्स पड़ा है वो गुड्स में मेरे पास रखेगा। अब वो गुड्स में मेरे पास ऐसे ही रख ही नहीं सकता है, तो मैं क्या बोलेगा, एज अ परचेज एक बिल बनाएगा और मेरे पास रखेगा, जहां पर एग्रीमेंट साइन होता है दैट यू आर गोइंग टू रीपर्चेज दिस गुड्स। ऐसा एग्रीमेंट ही बनता है कि मैं तुम्हारे पास से 1.5 लाख में गुड्स खरीद रहा हूं, जो आप मेरे पास से 2 लाख में रीपर्चेज करेंगे। तो आपके पास से परचेज किया, वही गुड्स तुम मेरे पास से लेके जाओगे और उसके ऊपर मैं आपको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो सेल्स का अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट चला जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि 1,20,000 में हमने क्या बेचा था, गुड्स वापस दिया था, तो कितना रुपया बचा, 60,000, जो म्यूचुअल डेट में आएगा। अब आगे और क्या बोला है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2022 मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। सो अब हम लोग को क्या बनाने का, यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, 13% डिबेंचर, देखो बी लिमिटेड का कितना दिख रहा है, 1,000 डिबेंचर्स, बी का कितना दिख रहा है, 1,50,000। कितना दिख रहा है, याद रखना ये चीज, क्वेश्चन में ये नया है, जब सॉल्व करेंगे तब बताएगा कि इसका इफेक्ट क्या देने का है। बट मैंने क्या बोला, तुम्हारा यहाँ पर कितना है, कितना, 1,000 डिबेंचर्स, ऊपर कितना है, 3,00,000, 100 रुपए का, तो कितना डिबेंचर्स होगा, 3,000 डिबेंचर्स। ठीक है, सिर्फ याद रखना कि अपना डिबेंचर्स का कुछ तो बात हुआ था। बनाओ फटाफट फॉर्मेट बैलेंस शीट का।
तेरे को नहीं आता है? चलो हुआ लिख के? चलो अब ध्यान दो।
इंफॉर्मेशन क्या दिया है 5 जन 22 का, फिर 20 जन 22 का दे के रखा हुआ है 20 जन 22 ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स to B Limited costing 1,50,000 at an invoice price cost of 20%. 50% of those goods were sold by B Limited to A Limited within 31st March 22. फिर सारा इंफॉर्मेशन दे के रखा है. As at 31st March, B Limited owed 60,000 to A Limited in respect of those goods. तो हमने बोला ये सब ट्रांजैक्शन है. अब मेरे को बताओ ये सब ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट कहां पर आएगा. सबसे पहले ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए है कि नहीं हुए. हो गए सारे ट्रांजैक्शंस पक्का. ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड. Prepare a consolidated balance sheet as on 31st March 22 after making necessary adjustment in the balance sheet of. ये सारे ट्रांजैक्शंस बी लिमिटेड में रिकॉर्ड होना बाकी है. डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं बोला है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना बाकी है, बट देखो क्या बोला है आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ. तो बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड दे हैव गिवन, उन्होंने बना के दिया हुआ है. तो अगर उन्होंने बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है तो ये चीज देने का जरूरत नहीं होता ना उनका. और इसके लिए हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. मतलब जो भी हम लोग को बैलेंस शीट दिया है बी लिमिटेड का, हम डायरेक्ट उसका कंसोलिडेशन नहीं कर सकते. वी हैव टू मेक रीस्टेटमेंट या फिर वी हैव टू एडजस्ट ऑल दिस थिंग्स. और देखो रीस्टेटेड भी नहीं है, क्या वर्ड बोल के रखा है उन्होंने आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट. मतलब बाकी, एंड दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द डेट. अदरवाइज अगर मैं बोलता हूं कि ये डेट का जरूरत ही नहीं था ना, तुम क्या बोलते कि ठीक है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को दिया, बी लिमिटेड ने वापस दिया, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. और देखो यहां पर एक और चीज अगर नोटिस किया तो तुमने, डेटर क्रेडिटर म्यूचुअल डेट है पक्का. कहीं पर भी बोला डेटर्स इंक्लूड्स, क्रेडिटर इंक्लूड्स. नहीं तो अभी तक के हर क्वेश्चन में दिया रहता ना, ये क्वेश्चन में दिया है. इन्होंने देखो क्या बोल के रखा है, बी लिमिटेड ओ 60,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स. कहीं पर बोला इट इज इंक्लूडिंग, इट इंक्लूड्स नहीं. सो फर्स्ट वी हैव टू गिव दिस ट्रांजैक्शन, इसका इफेक्ट देना पड़ेगा. ये इफेक्ट देने के बाद तुम्हारा बैलेंस शीट में बी लिमिटेड में बहुत सारे चेंजेस होंगे. तो अब हमको बनाना पड़ेगा, ये तुम लोगों ने जो बना ना मेन आंसर है, उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, रीस्टेटेड बैलेंस शीट. रीस्टेटेड बैलेंस शीट ऑफ. अब ध्यान से सुनो, क्या मेन क्वेश्चन में पूछा है तुमको रीस्टेटेड बैलेंस शीट बनाने का, तुमको कंसोलिडेटेड पूछा है. तो इट मींस रीस्टेटेड बैलेंस शीट या जो भी बैलेंस शीट में चेंजेस है वो तुम्हारा वर्किंग है, टी फॉर्म में बनाओ. तुमको बनाने का पूरा बनाओ शेड्यूल 3 के हिसाब से, मैं ना नहीं बोलेगा, मजे लो. टाइम नहीं है. दूसरा वो वर्किंग है. तीसरा उन्होंने पूछा नहीं रीस्टेटेड बैलेंस शीट. अगर पूछता ना रीस्टेटेड बैलेंस शीट तो बनाना पड़ता शेड्यूल 3 के हिसाब से. बट क्वेश्चन में पूछा है क्या उन्होंने रीस्टेटेड बैलेंस शीट, नहीं. तो अब जो हम लोग बनाएंगे वर्किंग बनाएंगे, टी फॉर्म में बनाएंगे. बट उसके पहले इसको सबको रिकॉर्ड करने का, तो जरा बाजू में लिखो पहले जर्नल एंट्री क्या क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से. इधर इधर
सच्ची में बाम्बू चाहिए था आज। चलो पहला जर्नल एंट्री, पहला एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 5,000, टू स्टॉक अकाउंट 20,000। और कुछ नहीं आ सकता है? तुम बोले ऐसे हम लोग को वो गुड्स लॉस बाय फायर वगैरह सब लिखने का, लिखो, घूम फिर क्या आएगा वो इधर ही सब। सो हम लोग डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इम्पैक्ट क्या आ रहा है? पहला एंट्री यहाँ पर लिख के रखो, दैट इज व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 15,000 मिला तुमको। दूसरा लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट तुम लिखते थे, वो कहां पर जाता था? पीएनएल में। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। टू टू क्या लिखेंगे? स्टॉक 20,000। चलो अब इसका इम्पैक्ट जो भी है ऊपर जाएगा हर एक लेजर अकाउंट में, बाद में देखते हैं आगे। ऑन 20th बोलना, इंश्योरेंस कंपनी पेड 75% ऑफ द क्लेम। हाँ, बाकी का मिला, तुम जो क्लेम डाल रहे हो उसका 75% मिला। वट एवर अमाउंट यू आर क्लेमिंग, उसका कितना मिला तुमको? 75%। क्लेम इट डज नॉट मीन दैट कि तुम्हारे हाथ में जो पैसा है उसको क्लेम, तुम कितने का क्लेम कर रहे हो, अपन ऐसा बोलते हैं ना, कितने का क्लेम किया, फिर बाद में कितना मिला। सो फर्स्ट यू आर क्लेमिंग फॉर हाउ मच? 20,000, यू आर गेटिंग ऑफ हाउ मच? 75% ऑफ दैट, दैट्स वाई 5,000 का क्या हो गया? लॉस। अब नेक्स्ट, on 20th Jan 22, A Limited sold goods costing rupees 1,50,000 to B Limited। तो अब ए लिमिटेड ने किसको सेल किया? बी लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड के बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री क्या आएगा? कितने रुपए का? वन लाख 80, बराबर। अब आगे क्या दिया हुआ है? 50% ऑफ दोज गुड्स वर सोल्ड। कितना प्रॉफिट वगैरह कुछ भी नहीं बोला है, बट सेल किया है।
जैसे ही सेल किया तो उसका इम्पैक्ट देना पड़ेगा। अब जैसे उसका इम्पैक्ट देना पड़ेगा तो इम्पैक्ट क्या देंगे हम लोग? सबसे पहले तो किसको बेचा? कितने में बेचा? 120 निकाला था हम लोगों ने। ये दोनों को तुम बचपन में बोलते थे सेल्स, और इसको बोलते थे परचेसेस, जिसको हमने किसको इफेक्ट दिया? डायरेक्ट स्टॉक को। बराबर। तो हमने कहीं पर भी देखो, तुम बोलोगे सर परचेज का एंट्री पास करना चाहिए ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, सॉरी ए लिमिटेड अकाउंट। परचेज का एंट्री पास करते तुम लोग, घूम फिर के जाता किसमें? स्टॉक में। अब वापस से किसी का दिमाग ऐसा चलेगा, सर परचेज हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब जो भी प्रॉफिट दिख रहा है कम है। हाँ बराबर है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता है ना, क्योंकि तुमने जैसे ही परचेज किया मतलब इट वाज अनरिकॉर्डेड परचेजेस। तो वट एवर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू आर गिविंग, या वट एवर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू हैव, उसमें ये परचेज था ही नहीं। जैसे ही परचेज करेगा तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज करेगा तो डेबिट साइड पर डालोगे, डेबिट साइड पर डालोगे तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्या हो जाएगा? बट बट नो डाउट, concept is correct, but that is half correct, because if it is not recorded in purchases debit side, it is also not recorded in the closing stock. तो अगर इधर 75,000 से परचेज बढ़ेगा तो इधर ऑटोमेटिकली 75,000 से तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा, इधर 1,80,000 से तुम्हारा परचेज बढ़ेगा, सॉरी 1,20,000 नहीं, हाँ 1,80,000 से तुम्हारा परचेज बढ़ेगा, तो डेफिनेटली स्टॉक भी कितने से बढ़ेगा? तो तुम बोलेगा सर परचेज बढ़ गया प्रॉफिट कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, नलीफाई कर ही रहा है। सो अभी तक जो हम लोग को होता था ना 12th में अनरिकॉर्डेड परचेजेस वगैरह, वो आधा ही एडजस्टमेंट था। बिकॉज इफ इट इज अनरिकॉर्डेड परचेजेस तो हम लोग ये भी बोलते थे इफ इट इज अनरिकॉर्डेड एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, तो ये तुम लोग ने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो साथ में तुम्हारे स्टॉक में भी इंक्लूड नहीं है। और इसके लिए यहाँ पे परचेज बढ़ेगा तो करस्पॉन्डिंग सामने क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा। सेम वे तुम बोलेगा सर हमने सेल्स किया 1,20,000 का, तो 1,20,000 से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। नहीं, 1,20,000 से तुम लोग ने सेल्स किया तो 90,000 का तो कॉस्ट था ना, उसमें प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? तो यहां पर तुम लोगों ने परचेज और सेल्स के सामने मारा मारी नहीं किया, देखो स्टॉक और स्टॉक ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए एंट्री करने बोला था, क्या एंट्री देखो क्या आएगा, तुम परचेज सेल लिखोगे, परचेज सेल को पीएनएल में डाल के वापस एंट्री इतना ही आएगा। बट परचेज करने के टाइम पे तुमको याद भी आना चाहिए कि इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट तुमको स्टॉक में देना पड़ेगा, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट इन स्टॉक। है एंट्री, ये एंट्री का इम्पैक्ट जितना भी बैलेंस शीट में बी लिमिटेड का एसेट्स पे आएगा या लायबिलिटीज पे आएगा, सबका इम्पैक्ट अपने को देने का है। और फिर हमारा जो बैलेंस शीट बनेगा उसका ही हम लोग क्या कर सकते हैं? एनालिसिस। तो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉर्ड दिस, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो वो हमारा जो भी है वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग नोट इसके नीचे ही डाल दो, बाद में नोट्स टू अकाउंट डालेंगे, बैलेंस शीट के नीचे ही बना लो ये।
बी लिमिटेड का कितना था शेयर कैपिटल 5 lakhs। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी आएगा कितना था 2,05,000। जर्नल एंट्री में देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस का तुमने जो लिख के रखा था, ये ना देखो पहला एंट्री में 5,000 जो भी है क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज डेबिट बैलेंस है। और यहां पर 30,000 क्या हो जाएगा ऐड, बिकॉज प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट विच इज ऑलरेडी अपेयर्ड इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ हेड दे के रखा है क्या, नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,05,000 माइनस 5 प्लस 30, फिर सिक्योर लोन कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर, एज इट इज ऐसे का ऐसे ही 13% डिबेंचर्स। ट्रेड पेबल्स, अब ट्रेड पेबल्स में कितना था वैल्यू, कितना था वैल्यू 80,000। ठीक है, उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए लिमिटेड का एंट्री आया है, कितने का एंट्री आया, तो 80,000 में तुम्हारा 1,80,000 इंक्रीज हो गया रहेगा। बट ए लिमिटेड को 50% ऑफ द गुड्स कितने में बेचा 1,20,000, तो 120 से कम भी हो गया रहेगा क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पर डेटर्स नहीं बढ़ा, ए लिमिटेड तुम्हारा क्रेडिटर्स था, तो जो भी गुड सेल किया वो उसका अमाउंट में से उसके लेजर में से ही कम हुआ है। एंड दैट्स वाई तुम लोग जब सेल्स करोगे तो डेटर्स अकाउंट डेबिट मत लिखना, क्या लिखा देखो इसके लिए ए लिमिटेड अकाउंट, तो नलीफाई होगा ना उसके अकाउंट में से। सो अब टोटल कितना था तुम्हारा 80,000 प्लस 1,80,000 माइनस 120। ट्रेड पेबल्स हो गया, अदर लायबिलिटीज एज इट इज ऐसे का ऐसा ही। एसेट साइड पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई चेंजेस नहीं है। इन्वेस्टमेंट एज इट इज ऐसे का ऐसे ही आएगा, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इन्वेंट्रीज 3,50,000, बट इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो देखो स्टॉक में तीनों एंट्री में स्टॉक में फर्क पड़ा है। 20,000 को क्रेडिट किया माइनस होएगा, 1,80,000 परचेज किया ऐड होएगा, नीचे सेल किया 120 में सेल किया, बट था कितने का गुड्स, तो इन्वेंट्री तो 90,000 का ही कम होगा ना।
इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखो एक चेंजेस है। पहला जर्नल एंट्री में ही तुम्हारा आया ना बैंक। वही है, लिखा इतना। बैलेंस शीट हो गया टैली। अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। अब जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो ए लिमिटेड का बैलेंस शीट वहां से क्वेश्चन से और बी लिमिटेड का डेटा यहाँ से लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड। अब नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। कंसोलिडेटेड नोट्स में सबसे पहले ए लिमिटेड ने कितना परसेंट, 80% शेयर होल्ड करके रखा हुआ है।
चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस, सबसे पहले शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल जो भी है कितना है बी लिमिटेड का 5 लाख, और कितना परसेंट है 80/20, ठीक है, 80 किसके पास जाएगा होल्डिंग और 20 किसके पास जाएगा एमआई। तो 1 लाख यहां पर जाएगा और बाकी का किसके पास जाएगा होल्डिंग के पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 2,30,000 है ना तुम्हारा, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 230, जिसमें से क्लियरली क्वेश्चन में क्या मेंशन किया देखो 75,000 इज प्री, तो पोस्ट कितना आएगा 155, चलो सब जगह पे पोस्ट करो इसको। वही है, हाँ ठीक है ना, कर आराम से। और मेरी टीम में रहने क्या बोलती है, बोला फटाफट कंप्लीट कर, स्पीड बढ़ा। टीम में लेने से पहले मैं यो टेस्ट रखेगा, टीम में रहने मतलब टीम में रहने से पहले मैं यो टेस्ट करेगा। वह रिजर्व्स एंड सरप्लस आज ही टेस्ट करा।
भारी मात्रा में मिलेगा, आज ही टेस्ट करा। घर पे कपूर की जगह पे वो जलाता है। हुआ ये? आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज बोला तुमको, 13% डिबेंचर्स कितना है? 3 लाख। अब ये 13% डिबेंचर्स मतलब सब्सिडियरी कंपनी में लायबिलिटी है। सब्सिडियरी कंपनी में क्या है? होल्डिंग कंपनी में ये क्या बन के बैठा है? तो ये म्यूचुअल डेट हुआ, लोन टेकन लोन गिवन ही हुआ ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? नलीफाई करना पड़ेगा। बट नलीफाई करने के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? इधर 1,50,000 रहेगा, इधर भी 1,50,000 रहेगा, तो नलीफाई हो सकता है। What is the face value of debenture? What is the face value of debenture? 100। ठीक है। टोटल होल्डिंग कंपनी ने कितना डिबेंचर होल्ड करके रखा है? 1,000। तो व्हाट इज द डिबेंचर्स या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर दैट होल्डिंग कंपनी होल्ड्स? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। बट व्हाट इज द कॉस्ट? तो अब जैसे ही हम बोलते हैं सर म्यूचुअल कंपनी म्यूचुअल डेट, तो इधर से लायबिलिटी कम होएगा, तो सामने से डिबेंचर नाम का एसेट्स भी कम होगा। इधर से क्या कम होएगा? लायबिलिटी। इधर से क्या कम होएगा? एसेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट, ऐसा एंट्री पास होगा। लायबिलिटी में यू हैव रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, बट इन द एसेट साइड यू हैव रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। दोनों अपनी जगह पे सही है। देखो जितने का फेस वैल्यू था, डिबेंचर डेफिनेटली फेस वैल्यू पे दिखेगा लायबिलिटी साइड पे। बट जब परचेसिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी ने डिबेंचर्स को परचेस किया रहेगा, एट दैट टाइम दे हैव परचेस द डिबेंचर्स एट 1,50,000। तो अगर उन्होंने 1.5 लाख रुपए में खरीदा है तो उनके लिए कॉस्ट 1.5 लाख रुपया ही है, तो उन्होंने बराबर लिखा है कॉस्ट पे। बट अब करने का कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट करने के टाइम पे अगर मैं 1 लाख रुपया इधर से लायबिलिटी से कम करेगा, तो मुझे यहां पर एसेट साइड से भी 1 लाख ही कम करना पड़ेगा। बट फिर तुम सोचो, अगर इधर से 1 लाख कम हुआ, इधर से भी 1 लाख कम हो गया, तो 1 लाख ही कम होगा, तो 50,000 और बचेगा ना। 50,000 को क्या लिखेंगे? कुछ लिख सकते हैं। दूसरा चीज, क्या वो 50,000 उधर दिखना भी चाहिए क्या? बिकॉज डिबेंचर्स को नलीफाई कर दिया, तो डिबेंचर्स के ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू हैव पेड, उसको भी तो नलीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे हो पाएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? लायबिलिटी साइड पे तुम्हारा जो बी लिमिटेड का डिबेंचर्स है वो 3 लाख रुपए है। अब मैं सपोज बोलता हूँ टी फॉर्म में मैं मर्ज कर रहा हूँ सारा एसेट सारा लायबिलिटी, बिकॉज कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहां पर डिबेंचर कितने का दिख रहा है? 1,50,000। अब ये मेरा ही कंपनी का डिबेंचर है, मैंने उसमें ही इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये म्यूचुअल डेट हुआ। उसको क्या करना पड़ेगा? नलीफाई करके कम दिखाना पड़ेगा। जैसे ही कम दिखाएंगे तो ये 3 लाख रुपए का है और ये 1.5 लाख रुपए का है, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो जब मारा मारी करेंगे तो इधर से भी कितना कम होएगा? 1 लाख। इधर से भी कितना कम होना चाहिए? तब जाके हम लोग बोल सकते हैं। बट अगर सपोज मैंने 1 लाख 1 लाख कम कर दिया, तो ये तो 2 लाख हो जाएगा, ये 50,000 बचेगा। टेक्निकली बचना भी चाहिए क्या? क्योंकि ये डिबेंचर का कॉस्ट था ना 1,50,000। तो अब इधर से तो 1 लाख ही कम कर सकते हैं, और इधर से 1.5 लाख कम करना पड़ेगा। और जब मैं बोलता हूं इधर से 1 लाख कम करना है, इधर से 1.5 लाख कम करने का, तो अब 50,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। वो 50,000 का क्या करने का?
तुम उसको ऐसे एसेट साइड पर दिखा नहीं सकते। किसके? होल्डिंग कंपनी के रिजर्व में से माइनस करने का। क्यों? बिकॉज अगर ये म्यूचुअल डेट बन गया है, सो टेक्निकली होल्डिंग कंपनी हैव पेड मोर। अगर मैं इसको रिडीम्ड करता हूं तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। हमको कितने में पड़ा वो? 1.5 लाख में। रिडीम करता हूं तो कितने में बढ़ता है? 1 लाख। मेरे को कितने में पड़ा? मतलब 50,000 का टेक्निकली तो होल्डिंग कंपनी को लॉस ही हुआ ना। 1 लाख का चीज 1.5 लाख में खरीदा, सिंपल भाषा में बोल दूं तो कंपनी को कितने का लॉस हुआ? 50,000। वो लॉस कंपनी कहां पर रिकॉर्ड करेगा? तो अपना कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो यहां पर investment in debentures of B Limited 1,50,000, 1,000 debentures. Debentures of B Limited 1 lakh, that is face value. तो अब बैलेंस शीट में जब डिबेंचर्स हम लोग दिखाएंगे तो एट दैट टाइम नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स कितना दिखाएंगे? जस्ट 2 लाख रुपीज। अब देखो इधर से 1 लाख कम हो गया, सामने इन्वेस्टमेंट में डिबेंचर दिखेगा ही नहीं 1 लाख, बट अब बचा 50,000 क्योंकि डेबिट साइड पे या डेबिट बैलेंस 1.5 लाख का था। डेबिट बैलेंस कितने का था? 1.5 लाख का। और क्रेडिट बैलेंस कितना था? 1 लाख का। तो डेफिनेटली 50,000 का इफेक्ट और देना पड़ेगा, एंड दैट वी आर गोइंग टू गिव इन कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस।
वही है। चलो नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स एंड अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, ऐसे कैसे आएगा। अब जो ट्रेड पेबल्स है वो ट्रेड पेबल्स में देखो जरा, होल्डिंग कंपनी का कितना है ट्रेड पेबल्स, 3,80,000 बराबर है। और फिर सब्सिडरी का कितना है, 3,80,000 प्लस 140 कितना हुआ। और कुछ म्यूचुअल डेट है, कितना था, डेटा क्रेडिटर रिलेशनशिप कितना था, 60। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इट इज, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद सिर्फ आएगा एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड, जो किसमें जाएगा, नोट नंबर 2 में। क्लोज करते जाओ सारे लेजर। करो, करना हो सकता है तो करने का, नहीं करना हो सकता नहीं करने का।
क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व निकाला, $1,80,000 का स्टॉक किसने, ए ने बी को बेचा था, बी ने उसमें से आधा गुड्स ही सेंड किया, इट मींस आधा अभी भी किसके पास पड़ा है, मतलब वो बी के क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। अब बी के क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा तो वो दिया किसने था, तो स्टॉक रिजर्व तो बनता है 15,000, और वो स्टॉक रिजर्व का इफेक्ट एक लेस फ्रॉम स्टॉक और दूसरा ए लिमिटेड के प्रॉफिट में से जाएगा क्योंकि होल्डिंग ने बेचा हुआ है। $1,80,000 में से 90,000 का सेल हो गया था स्टॉक, देखो एंट्री भी लिखा था 180 में से कितने का गया, 90 का, इट मीन 90,000 का स्टॉक अभी भी बी का क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, बी का क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर क्या है, लोडिंग। यहां पर ये एरो ड्रॉ भी किया था, ए के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं आया, डिस्कस भी किया था, क्यों, बिकॉज ए ने कस्टमर को सेल कर दिया है, बट बी ने तो नहीं सेल किया है, तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा जिस पे प्रॉफिट इंक्लूड है। तो भी नहीं हो रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये लिखा क्या 60,000 का, ये 60,000, consolidated reserves and surplus 5,09,000, फ्री रिजर्व 60, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, कितने का गुडविल आया, 340 का गुडविल,
कितने पे टैली हो रहा है? कितना? 57? क्या बोला? क्या बोला? 57? 25 55 पे हुआ टैली। हाँ बोल रही है, ना बोल रही है? हो गया कि करेगी अभी? अगर ये नोट चाहिए तो लिख के रख दो। ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स में, ए लिमिटेड एज अ क्रेडिटर्स परचेज फ्रॉम ए 180 और नेट क्रेडिटर्स कितना बचा था? 60। तब जाके पता चला सोल्ड टू ए इज हाउ मच? 1,20,000। नहीं तो तुम ढूंढोगे जर्नल एंट्री में ये 1,20,000 कहां से आया, फिर बाद में वो मैजिक ना लगे। ठीक है, तो परचेज फ्रॉम ए, पहले ये दिखा दो। नवा अभी 1 2 3 4 हो गया ना? 1 2 3 4 हो गया ना? अभी से 7 8 हो गया। 1 2 3 4 हो गया, 7 हो गया। नाइन भी हो गया ना? 9 हो गया ना? आज किया ना 9? क्या? हाँ, तो फिर हम लोग बी लिमिटेड के प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। बी लिमिटेड के प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। आस्था और विराट वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15। आगे बोल।
जर्नल एंट्री तुमने लिखा नहीं है पहले, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है ऐसा। ये कौन था? डर लगता है ऐसा करने का नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या था अपना? ए घबरे, क्वेश्चन नंबर क्या था? अभी इसको जर्नल एंट्री चाहिए वो। पंद्रह। चुड़ैल पर क्वेश्चन नंबर 15। वापस बीमार हो जाएगी फिर 2 हफ्ते के बाद आएगी। XYZ Limited purchased 80% shares of ABC Limited on 1st Jan 21 for 1,40,000. The issued capital of ABC Limited as at 1st Jan 21 was 1 lakh and the balance in profit and loss account is 60,000. ठीक है, तो XYZ लिमिटेड ने 80% शेयर्स खरीदा है किसका? ABC लिमिटेड का 1st जैन को। द इश्यूड कैपिटल एट दैट टाइम वाज 1 लाख एंड रिजर्व्स कितना था? 60,000. During the year ended 31st March 21, ABC earned a profit of 20,000 at the year end and declared and paid a dividend of how much? 15,000. What is the amount of minority interest on 1st Jan 21 and 31st December 21? Also, please check whether there should be any capital reserve or goodwill. Show by an entry how dividend should be recorded in the books of XYZ Limited. 3 चीज पूछा है, ठीक है। एक MI का बैलेंस कब? बिगिनिंग और एट द एंड। सेकेंड, गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। तीसरा, डिविडेंड का जर्नल एंट्री क्या आएगा? ठीक है, क्या आया फटाफट बताओ, करो फिर। कितना?
माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड. बिगिनिंग का 32,000, बिगिनिंग का 32 आया क्या? देखो सिंपल सा चीज है ना, तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 60 एट द बिगिनिंग. सो टोटल कितना हो गया 1,60,000. तो शेयर होल्डर का फंड ही 160 था. वो 160 में से 80% तुमने क्या किया है, होल्डिंग कंपनी को दिया है. तो एमआई के पास कितना है, तो 1,60,000 का 20% कितना आ जाएगा 32,000. बराबर. अब एट द एंड का करने का है. एट द एंड के लिए वापस से वही बोलेगा, ओपनिंग कितना था 1 लाख. बराबर. शेयर कैपिटल कितना था 1 लाख प्लस 60,000 रिजर्व था तुम्हारे पास. करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना, जिसमें से 15,000 बांट दिया. 15,000 ऐसा डिविडेंड दिया ना, डिविडेंड दिया तो तुम्हारा पीएनएल ही कम होएगा. पीएनएल ही कम होएगा तो कितना बांटा तुमने, 15,000 बांट दिया. सो नेट कितना बचा 1 लाख. इसका 20% कितना आएगा 33,000. बराबर. अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितने का गुडविल आया, तुमने एज ये जो भी शेयर्स था कितने में परचेज किया, कितने में 1,40,000 और तुमको यहां पर 1 लाख प्लस 60,000 था ना रिजर्व ओपनिंग में. तो 1,60,000 में से 80% तुम्हारा कितना रहा. तो तुम लोगों को सरप्लस या रिजर्व एंड सरप्लस एंड इक्विटी शेयर्स कितने का मिला, दिया कितना तुमने उसके सामने 12,000 का क्या आएगा गुडविल. अब ध्यान से देखो एक चीज इंपॉर्टेंट, जो डिविडेंड तुमको मिला है दैट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड. अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता तो ये कैलकुलेशन में आता, because then it will reduce my cost, but it is post acquisition dividend. If it is post acquisition dividend, so that will be my income, and if that will be my income, so journal entry that we are going to record is bank account debit to dividend account, because it is post क्या बोलते हैं, it is post acquisition. तो तुम्हारा जो भी डिविडेंड है that will be considered as an income. तो पहला चीज कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी ऑन 1/1/16 31/16, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल और गुडविल, और साथ में क्या आएगा तुम्हारा जर्नल एंट्री.